Hello student and welcome to the 19th lecture for class 9th mathematics foster and myself is Tabib Siddiqui from RG Academy और as you know before starting ki what we have covered till now is the chapter called polynomial and the number system और दोनों ही चैप्टर इजी गोइंग थे एज सच उसमें कुछ ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट पार्ट ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा परेशान करे। मैं अभी भी बता दूं कि क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स है उसमें ये जो चैप्टर्स हैं अलजेब्रा एंड रिलेटेड दीज आर वेरी मच सिंपलर एज़ कम्पेयर टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर क्लास 9 के अंदर प्रूविंग का पार्ट ज़्यादा है, लेकिन जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं वो सिंपलर है कंपेयर टू अदर टॉपिक्स ऑफ द क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ओके, तो इस चक्कर में स्टूडेंट्स को कुछ थोड़ा सा डाउट्स भी आ रहे थे, कई कॉल्स आए। तो क्योंकि एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम और ये चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूँ एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 3 है और आपके यूनिट के अंदर भी ये चैप्टर 3 है। वैसे मेरा प्रोग्राम तो ये था कि मैं बेसिकली वो स्टार्ट करता अपना ज्योमेट्री, लेकिन क्योंकि आपके सेट के अंदर जो आपका आरजी की तरफ से सेट मिला है उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है नेक्स्ट, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं ताकि वो सेट हमारा पूरा एज सच फिनिश हो जाए, यानी उसमें आप कुछ पढ़ाने को बाकी ना रहे। ऐसा नहीं हो कि एक चैप्टर हमने दूसरे सेट से स्टार्ट कर लिया और फिर एक चैप्टर यहाँ का रह जाए। तो ये मैं चाह रहा था कि ऐसा हम ना करें। तो हैविंग सेड दैट वापस आ जाता है उस डिस्कशन पे। कई स्टूडेंट्स के कॉल भी आए और थोड़ी बहुत बातें हुई उन लोगों से, तो ये समझ में आया है कि स्टूडेंट को एक तो एनालिसिस पार्ट में दिक्कत हो रही है कि हाउ टू कनेक्टेड और हाउ टू बी एक्टिव ड्यूरिंग वॉचिंग द लेक्चर्स, है ना। मतलब कि एक तो क्लासरूम प्रोग्राम होते हैं ये कि आप क्लास में आते हो, वहाँ पे हम लोग 1-to-1 फेस टॉकिंग करते हैं और वहाँ पे मैं आपको कई चीज़ें एज सच ऐसे बता भी देता हूँ और एक चल रहा होता है, सिस्टम चल रहा होता है। और सिस्टम ऐसा चल रहा होता है कि आप क्लास में आते हो तो कुछ ना कुछ तो लेके जाते ही जाते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक लेके चले गए। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम में भी वैसा ही सिस्टम हमने क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट है क्लासरूम से, अदर देन कि लाइव इंटरेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए भी हमने और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो मैंने तरीका निकाला है कि जूम सेशन पर्सनल भी रखवा रहा हूँ, कॉलिंग भी कर रहे हैं, व्हाट्सअप मैसेजेस भी कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी स्टूडेंट को अब जान चुका हूँ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पर्सनली कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं। मतलब कई स्टूडेंट तो ये हैं कि रात को 12 बजे ही मैसेज करते हैं, लेकिन मैं माइंड नहीं करता हूँ। मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे अपना फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ। ठीक है, आपका मैसेज आता है लेकिन मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन आप कर सकते हो, है ना। ऐसी बात नहीं कि आप मुझे मैसेज नहीं करें, आप कर सकते हो। अगर मैं जाग रहा हूँ तो रिप्लाई करूँगा, तो वही सुबह रिप्लाई करूँगा। बात समझ रहे हैं। तो लेकिन इतना ये जो हमने फ्रीडम रखी है, ये जो हमने फ्रैंकनेस रखी है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, ये काफ़ी हेल्पफुल हुई है मुझे भी स्टूडेंट को समझने के लिए, और स्टूडेंट भी मुझे समझ सकता है काफ़ी। बात समझ रहे हो? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझिए कि वो जो एक गैप था कम्युनिकेशन वो कम कम हो रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट अभी भी मुझे कॉल नहीं करते हैं या फिर जूम सेशन प्रॉपरली अटेंड नहीं करते हैं या उसमें आप एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सीरियस प्रॉब्लम है। मैं आपको काफ़ी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप मुझे कॉल करिए। इवन छोटा सा भी डाउट हो ना कि सर ये ही ऐसा ही, ऐसी बात कर लो कि सर ये करा मैंने आज, आपका वीडियो लेक्चर आया था, मुझे इसमें अच्छा लगा, फीडबैक ही दे दो, एनी काइंड ऑफ थिंग, बट इट विल वर्क। उससे क्या होगा कि हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम होने लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो एक तो ये प्रॉब्लम आई, दूसरी ये है कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ जो टाइम टेबल में मेंशन टाइम है, जिस दिन मेरा बैस का लेक्चर अपलोड होता है या सोशल का वीडियो अपलोड होता है या साइंस का वीडियो अपलोड होता है, तो उस दिन आप अपने एक दिन पहले आपको पता चल, मतलब एक वीक एडवांस आपको पता रहता है कि इस वीक आपको पास क्या क्या लेक्चर्स आने वाले हैं और किस किस दिन आने वाले हैं। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लो। आप एक टाइम बांध लो डिसिप्लिन के साथ। जैसे कोचिंग जाते थे शाम को 4 से 5 या 4 से 7, वैसे ही अब डिसिप्लिन तरीके से कोई भी एक टाइम ले लो। मॉर्निंग का 6 बजे ले लो, दिन का 2 बजे ले लो, रात का 10 बजे ले लो, कोई भी ऐसा टाइम रख लो और अपना शेड्यूलिंग में वो टाइम एकदम मेंशन कर लो कि ऐसे इसी टाइम में इस दिन मेरी ये कोचिंग है। मतलब मैं समझ लो कि मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और मैं अभी कोचिंग में बैठा हुआ हूँ। बात समझ रहे हैं? तो वो फीलिंग आ जाएगी। फिर वीडियो लेक्चर्स आप या लैपटॉप पे या मोबाइल पे आप जहाँ भी देखते हैं, माय एडवाइस कि आप लैपटॉप में देखें उसको। और लैपटॉप में जब आप देखते हैं उसको, या फिर चलिए मोबाइल में भी देख रहे हैं, कोई इशू नहीं है, मोबाइल को सामने रखिए कि स्टैंड पे लगा के आप स्टार्ट कर दीजिए और फिर एज ए होल उसको देखिए। जैसे एक लेक्चर हो गया है
और मैंने कहा कि एक लेक्चर कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा, मेरा वाला तो कम से कम वीडियो लेक्चर जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बाकी फिर 5 मिनट 10 मिनट गैप लीजिए, जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में गैप लेते हैं, फिर नेक्स्ट टीचर आता है तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आप इसका वीडियो आप देखेंगे। तो इस तरह से आपको एक कोचिंग का एनवायरनमेंट मिल जाएगा, तो एक डिसिप्लिन वे में आप पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। फिर जब ये लेक्चर्स हो जाएंगे तो उसके बाद आप घर आ जाते हो, जैसे घर आ जाते हो तो घर पे भी अपना होमवर्क करते हो, ये करते हो, वैसे वहाँ अपने ही होम पे रहते हुए कोचिंग अपनी ख़त्म करो और फिर वापस से अपने नॉर्मली रूटीन में आ जाओ। लेकिन जब ये वीडियो लेक्चर, मैं कई बार बता चुका हूँ कि वीडियो लेक्चर जब हम वॉच करते हैं तो डिसिप्लिन वे में वॉच करते हैं। डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि लेटे हुए हैं और लेट के देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और या फिर वीडियो लेक्चर को थोड़ा पॉज किया, फिर चले गए, किसी का कॉल आ गया उससे बात करने लगे, फिर मम्मी ने बुला लिया, फिर इधर छत पे चले गए, फिर बारिश हो गई तो उधर देखने चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है स्टूडेंट तो इट्स वेरी सीरियस प्रॉब्लम, अगर आप डिसिप्लिन वे में नहीं देख रहे हो तो। ओके, नाउ कमिंग टू द लेक्चर नंबर 19 के अंदर हम जो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इससे पहले जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था उसकी मैंने थ्योरी लिखवा दी थी और काफ़ी बच्चों ने इसको कवर अप कर लिया है। स्टिल कोई डाउट परसिस्ट करता है तो मुझे कॉल करिए, मुझसे समझिए, मुझसे टाइम ले लीजिए, है ना। और पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल बड़ा चैप्टर है, वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है पॉलिनोमियल एज़ कम्पेयर टू, अगर ये 9th क्लास के अंदर पूरे मैथमेटिक्स के अंदर भी आप देखोगे तो सबसे बड़ा चैप्टर मुझे पॉलिनोमियल ही लगता है। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर लिया हमने और उसको भी हमने काफ़ी टाइम में ख़त्म किया है। अब देखिए 19th ये जो 19th लेक्चर चल रहा है, इस 19th लेक्चर के अंदर भी हमारा जो नंबर सिस्टम है पॉलिनोमियल है वो हमने 18 लेक्चर्स में कवर किया है। तो आप मान सकते हैं कि एटलीस्ट हमारा 18 आवर्स के अंदर वो ख़त्म हुआ है टोटल, दोनों चैप्टर्स मिला के। तो 18 आवर्स का मतलब होता है 18 मतलब सेशंस ले सकते हो आप, इस तरह से आप अप्रॉक्सीमेटली ये मान सकते हो, राइट। तो इतना ज़्यादा हमने टाइम स्पेंड किया है, आपको भी मैंने टाइम दिया है, उस बेसिस हमने टेस्ट भी लिया है। टेस्ट भी हमने ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्ट था, इजी गोइंग टेस्ट भी हमने लिया है और बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। नाउ ये जो चैप्टर आ रहा है ये दुनिया का सबसे ईजी चैप्टर है। कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मोस्ट सिंपल चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मैथमेटिक्स। इससे सिंपल चैप्टर मतलब 9th और 10th की हिस्ट्री में नहीं है। 11th में यही चैप्टर डिफिकल्ट हो जाता है, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर भी यही बन जाएगा, लेकिन 9th 10th में सबसे इजी चैप्टर हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ की पोजीशन को मार्क करते हैं, है ना, जैसे कि सपोज करिए कि यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है ए और एक पर्सन बैठा है बी। तो अगर मैं ए की पोजीशन बोलूँ तो आप बोलोगे सर ए जो है बी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, ये ए जो है बी के लेफ्ट में बैठा है और बी जो है ए के राइट में बैठा हुआ है, ये आप कह सकते हो। लेकिन हम जो बोल रहे हैं ये रिलेटिव पोजीशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव पोजीशन। यानी मैंने ए को, अगर मैंने इसी यहाँ पे बी को हटा दिया, अब मैं आपसे पूछूं कि ए कहाँ बैठा हुआ है तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो, सर ए यहाँ बैठा हुआ है। अब यहाँ को कैसे डिफाइन करेंगे, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने कोई और पोजीशन मार्क कर दी या फिर मैंने बोल दिया कि सर जो आपने हेडिंग डाली है उसके नीचे ये बैठा हुआ है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी किसी के रिलेटिव में आपको उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करा रहा हूँ, है ना। इस प्रॉब्लम्स को, देखिए मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम आई है उसके सॉल्यूशन को डील किया है, तो उस सॉल्यूशन को डील करने के बाद जो हमें आंसर मिला है उसके चैप्टर का नाम लिख दिया है ना। यानी इस पोजीशन को एब्सोल्यूट डिफाइन करने के लिए, एब्सोल्युटली, है ना, एब्सोल्युटली डिफाइन करने के लिए हम एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर एक नया चैप्टर या एक नई थ्योरी, एक नया कंसेप्ट लोगों ने, यानी उस टाइम के मैथमेटिशियंस ने डिफाइन किया होगा, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे सिलेबस में राइट नाउ टिल क्लास 10th हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल। अब ये 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, ये सब क्या होता है? डायमेंशनल का मतलब पहले समझते हैं। देखिए ये जो आपका स्क्रीन बोर्ड नज़र आ रहा है, ये जो व्हाइट नोट आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये 2D होता है ना। जैसे कि मैंने ये एक बॉक्स बनाया, अब इस बॉक्स में मैं इधर भी मूव कर सकता हूँ और इधर भी मूव कर सकता हूँ, दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। यानी इस स्क्रीन में भी आप देखें कि इस स्क्रीन में मैं इधर भी मूव कर सकता हूँ और एक स्क्रीन मैं इधर भी मूव कर सकता हूँ। तो 2 डायमेंशन आ गई, ये फर्स्ट डायमेंशन, ये सेकंड डायमेंशन। तो 3 डायमेंशंस क्या होगा? तो 3 डायमेंशन ये होगा कि इस स्क्रीन क्या बाहर निकल जाए, इस स्क्रीन के आप बाहर निकल जाए या उस स्क्रीन के पीछे निकल जाए। ये डॉटेड का मतलब क्या होता है कि आउटसाइड आ रहा है, स्क्रीन के बाहर आ रहे हैं। ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हो जाती है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। डायमेंशन का मतलब समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले जो हम चीज़ डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, वो होती है डायमेंशंस।
ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले तो ये समझिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर बना क्यों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर इसलिए बना क्योंकि हम अभी तक जो पोजीशन डिफाइन करते थे, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यही चीज़ को अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाओ, पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन ही दे दूँ और डिटेल के अंदर, कि अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, आप और नाम लेते जाए कंट्री के, और फिर इंडिया के अंदर भी दिल्ली, न्यू दिल्ली, अजमेर, जयपुर, राजस्थान, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, जो भी आप पोजीशन लेने जाएं। अब ये जो हम इसको बोलते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफी आती है तो आप, मैंने बोला दिल्ली, और दिल्ली जो है, और उसके बाद बोला अजमेर, तो आप बोलोगे देखो, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंडिया कहाँ है, तो आप बोलोगे सर इंडिया जो है अमेरिका के राइट साइड पे। मैप के अंदर अगर आप नोटिस करोगे ना, मैप के अंदर भी आप देखोगे ग्लोब के अंदर, तो अमेरिका के राइट साइड पे आता है। और मैं पूछूं दिल्ली कहाँ है, तो दिल्ली बोलोगे कि इंडिया के मिड में है, इंडिया के मिड में है। और मैं बोला अजमेर कहाँ है, तो बोलोगे मैप के अंदर देख के बोलोगे अजमेर जो है दिल्ली के नीचे आता है, कहीं साउथ में जाके आता है, दिल्ली से साउथ की तरफ अजमेर। ऑस्ट्रेलिया आप बोलोगे इंडिया के नीचे लेफ्ट की तरफ, नीचे राइट की तरफ है, मतलब बॉटम मोस्ट राइट पोजीशन पे। अब जो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया जो है अमेरिका के इस पोजीशन पे, ऑस्ट्रेलिया इंडिया से इस पोजीशन पे है, तो ये रिलेटिव पोजीशन की बात हो रही है ना स्टूडेंट। मतलब रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी को सोर्स मानते हुए उसकी पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में क्या होगी, ये आपको रिलेटिव पोजीशन इसका मतलब होता है। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस की गई, यानी एब्सोल्यूट पोजीशन। यानी अगर मैंने बोला कि इंडिया, तो मैंने आपको बोल दिया कि इंडिया इस पोजीशन पे है, ऐसे ऐसे करके बोल दिया, तो इंडिया इस पोजीशन पे, ये एब्सोल्यूट पोजीशन हो गई है। अब ये पोजीशन कैसे निकालेंगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो इसको डील करने के लिए हम पहले डायमेंशंस डिफाइन कर देते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया एक डायमेंशंस के अंदर मूव कर रही है ना। जैसे कि ये मैंने आपको बोला कि ये आपका स्पेस है, यानी ये स्पेस क्या है, ये 2 डायमेंशनल स्पेस है। कौन सा, स्क्रीन वाला। क्यों, क्योंकि स्क्रीन के अंदर आप यहाँ मूव कर सकते हो और एक इसके परपेंडिकुलर मूव कर सकते हो, ऐसे मूव कर सकते हो। अब आपको ये बोलेगा सर ऐसे भी तो मूव कर सकते हैं स्क्रीन के अंदर, बिल्कुल मूव कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इस स्क्रीन के डायमेंशन मूव कर रहे हो ना आप। जब भी आप ऐसे 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 कहीं भी मूव कर रहे हो, तो ये स्क्रीन के अंदर मूव कर रहे हो, यानी स्क्रीन से बाहर नहीं आ रहे हो। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने जैसे ये एक डायमेंशन होगी, ये दूसरी डायमेंशन होगी, लेकिन अगर मैंने आउटसाइड आना है तो मैं इसको ऐसे शो कर दूंगा कि मुझे इसके डायमेंशन के बाहर आना है। तो ये चीज़ हो जाती है आपकी डायमेंशंस, 2 डायमेंशन। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे चैप्टर के अंदर सिर्फ क्या पढ़ना है हमें, 2 डायमेंशंस। यानी अब देखो हम आ जाते हैं कार्टेशियन सिस्टम को डिफाइन करने। 2 डायमेंशन का जो सिस्टम होता है उसको डिफाइन कर देते हैं। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, इफ़ वी टेक 2 नंबर लाइंस, ठीक है ना, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल, यानी एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए जैसे मैंने अभी बताया था, और एक वर्टिकल लाइन ले लीजिए, तो देन कंबाइन देम इन सच ए वे दैट दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द जीरोज। वो तो बाद में देखेंगे कहाँ इंटरसेक्ट करती है, लेकिन जैसे आपने एक लाइन ये ले ली और एक लाइन ये ले ली, ठीक है ना। अब इसको इस तरह से कंबाइन करिए कि ये इंटरसेक्ट कर जाए ऐसे। अब ये जितना भी सिस्टम इसने कवर किया है, अब ये लाइन देखो, लाइन का मतलब होता है इन्फिनिटी पे जा रही है, ये दोनों कहाँ पे जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ना। एक इधर भी आप जा रहे हैं कि इन्फिनिटी की तरफ, ये भी इधर जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ये ऊपर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब मेरे पास तो जगह नहीं कि मैं इसको शो कर सकूं, तो आप समझ लीजिए कि ये इन्फिनाइट वे में जा रहा है। अब ये जो स्पेस इसने कवर किया है, इन्फिनाइट, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ये सारा क्या है, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है ना। अब ये वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, ये हमें बस इस चैप्टर का नाम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस वर्टिकल लाइंस को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। अब इस वर्टिकल लाइन की जो डेफिनेशन दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आप ग्राफ में देखेंगे, जैसे कि ये ग्राफ पेपर जो आपने हमेशा ग्राफ सुना होगा, तो ये है वो ग्राफ पेपर। अब आप नोटिस करें कि ये हमने जो 2 डायमेंशन का जो फिगर बनाया है, ये हमने बनाया है, ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई है, ये एक वर्टिकल एक्सिस हो गई है। तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये एक डिफाइंड नेम है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या बोलेंगे हमेशा स्टूडेंट, एक्स एक्सिस। एक्स का मतलब क्या होता है, एक एक्सिस मान लिए, ठीक है ना, एक वेरिएबल हमें अज्यूम कर लिया। स्टैंडर्ड जब भी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब्जेक्ट बना होगा, जिन मैथमेटिशियन ने इसको डिफाइन किया होगा, उन्होंने इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कह दिया होगा। बात समझ रहे। और इसी तरह जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस यानी इसके परपेंडिकुलर मतलब भाई देखिए, एक एक्सिस तो ऐसे भी आ सकती है,
इसके किसी एंगल पे 30 डिग्री पे आ सकती है, लेकिन हमें वो एक्सिस नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो इसके इस एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा हो। तो सपोज करो ये जितनी भी परपेंडिकुलर लाइन खींची है ये सारी इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हमने एक इसमें से डिफाइन कर ली वाई एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस हमने डिफाइन कर दी। बात समझ रहे हैं? इस एक्सिस को हमने बोल दिया वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना। इस वर्टिकल एक्सिस का नाम हमने रखा वाई एक्सिस। क्या नाम रखा? वाई एक्सिस। पहली चीज हमने डिफाइन करी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दूसरी चीज हमने डिफाइन करी वर्टिकल एक्सिस। इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, एक दूसरे को काट रही होंगी। दिख रहा है ये पॉइंट? ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये ऐसे हमने पॉइंट को मार्क कर दिया। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट का एक स्पेशल नेम है, इसका नाम हमने रखा है ओरिजिन। क्या नाम रखा है? ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन इज द पॉइंट, origin is the point where x axis and y axis intersect। मतलब ओरिजिन कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट? ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या, जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगी वो ओरिजिन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक एक्स एक्सिस ऐसे ली, एक वाई एक्सिस ऐसे ली, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा। फिर एक एक्स एक्सिस ऐसे ली, फिर एक वाई एक्सिस ऐसे ली, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये ओरिजिन हो जाएगा। ओरिजिन को डिफाइन करने का क्या मतलब है? ओरिजिन को डिफाइन का मतलब ये है कि इसकी रिलेटिव पोजीशन 0 है। यानी अब देखो, अभी भी मैंने आपको ये कहा था, हमेशा याद रखो कि मैंने कहा था कि पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम किसी के रेफरेंस से बात करते हैं, किसी से रिलेटिव रखते हैं। अब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। अब हम जो भी पोजीशन लिखेंगे, है ना, जो भी पोजीशन लिखेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। ये है ओरिजिन की इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। तो ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर, पहली बात तो ये समझो कि एक्स एक्सिस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ठीक है ना। उसी के परपेंडिकुलर एक्सिस बनाओगे तो वर्टिकल एक्सिस आएगी। वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका ओरिजिन कहलाएगा। वो पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। इसके रेफरेंस पे हम सारी पोजीशन डिफाइन करेंगे जिस भी। लेकिन आप नोटिस करें कि ये जो मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन के बाद ये जो पूरा स्पेस मिल रहा है, ये मेरा 2 डायमेंशनल स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? वैसे ये 2 डायमेंशनल स्पेस किसी बुक में आपकी मेंशन नहीं है, लेकिन आपको बस नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये 2 डायमेंशनल स्पेस कहलाता है, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या है कि आप नोटिस करें कि आप इस स्पेस के अंदर, यानी ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है आपको मोबाइल के अंदर, इसी स्क्रीन के अंदर आप मूव कर सकते हैं कहीं भी, है ना। एक पर्सन है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, फिर ऐसे आ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे आया, फिर वापस से पीछे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऐसे चला गया। लेकिन कोई भी ऐसे, मतलब पर्सन क्या स्क्रीन से बाहर नहीं निकल पा रहा है? ये बाहर निकल पा रहा है क्या? नहीं निकल पा रहा। क्या स्क्रीन के पीछे जा पा रहा है क्या? अंदर की तरफ घुस पा रहा है क्या? नहीं घुस पा रहा। मतलब ये जो पर्सन है, जो भी यहाँ से पर्सन ए ने यहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी, वो इस स्पेस के अंदर ही मूव कर रहा है ना। इसलिए 2 डायमेंशनल स्पेस कहा जाता है। ये 2 डायमेंशनल स्पेस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पर्सन जो है स्क्रीन के बाहर नहीं आ रहा है, इस स्पेस के बाहर नहीं आ पा रहा है। जैसे अगर इस पर्सन को स्पेस के बाहर आ जाता है तो एक 3rd डायमेंशन आ जाती है जो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर होती है, यानी वो एक्सिस स्क्रीन के परपेंडिकुलर होती है। तो इसीलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से एक बार पॉज करिए वीडियो को, फिर रिवाइंड करके वापस सीखिए। मैंने काफ़ी इसमें टाइम दिया है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने के लिए कि चैप्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों आया, ये हमने काफ़ी नाम दिया है। अब आप नाम देख लेते हैं, ये कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। ये जो अभी हमने जितनी भी बातें करी है ना 2 डायमेंशन की, तो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये एक्स एक्सिस को डिफाइन करना और ये वाई एक्सिस को डिफाइन करना, ये क्या कहलाता है? कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। यानी एक्स एक्सिस को आपने जैसे ही बोला कि सर ये एक्स एक्सिस है ना, जैसे कि आपने बोल दिया कि सर ये एक्स एक्सिस है और ये बोला सर ये वाई एक्सिस है, तो जैसे ही आपने ये डिफाइन कर दिया ना स्टूडेंट, तो ये आपका जो सिस्टम आ रहा है इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। अब ये कार्टेशियन सिस्टम जो नज़र आ रहा है इसमें आप नोटिस करोगे कि एक कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं यहाँ पे। ये ऑरिजिन ब्लॉक कर दिया है, ये ऑरिजिन आ गया। फिर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 5 ये मार्क किए हुए हैं। तो इसको समझने के लिए हम इसको एक नया चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स। अब देखो कोऑर्डिनेट से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको याद हो कि हमने नंबर सिस्टम में या फिर क्लास 8 के अंदर भी आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि सपोज़ करिए मैंने ऐसे एक लाइन बनाई, ठीक है, ये एक लाइन बनाई। अब मैंने इसका नाम दे दिया नंबर लाइन। सपोज करो मैंने इसका नाम दे दिया नंबर लाइन,
ठीक है। अब नंबर लाइन में जैसे मैंने आपसे बोला स्टूडेंट, इस नंबर लाइन को आप क्या करो, मार्क करो। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है कि हम नंबर्स को मार्क करते हैं ना उस लाइन के अंदर, तो नंबर को आप मार्क करोगे। सर आपने अभी आपने पढ़ा था ना, नंबर सिस्टम के अंदर ही हमने रूट 5 को प्लॉट करना सीखा है, हमने रैशनल नंबर को प्लॉट करना सीखा है, हमने इरैशनल नंबर को प्लॉट करना सीखा ही है ना नंबर लाइन के अंदर, है ना। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप सबसे पहली पोजीशन क्या मार्क करते हो, याद करो, सबसे पहली पोजीशन 0 मार्क करते हो। ये जो 0 है, अब इसके इधर यानी राइट साइड पे, इसके राइट साइड पे आप क्या मार्क करते हैं, पॉजिटिव नंबर। तो 0 के बाद इक्वल स्पेसिंग पे आप क्या मार्क करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चले जाओगे इन्फिनाइट तक। और 0 के लेफ्ट साइड पे, 0 के लेफ्ट साइड पे आप क्या मार्क करते हो, नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 -6। बात समझ रहे हैं। ये जो नंबर लाइन है ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। नंबर लाइन में मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला था, मैंने बोला था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, उसमें एक पोजीशन एक नंबर 0 मार्क करो, 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर मार्क करो, 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर मार्क करो। अब मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं, या 2 और 3 के बीच में कितने नंबर, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट नंबर है। 2.1 भी इसके बीच में है, 2.001 भी इसके बीच में है, 2.00001 भी इसके बीच में, इनफाइनाइट नंबर है 2 और 3 के बीच में बस। लेकिन हमने क्या कर दिया, एक रेफरेंस ले लिया कि एक 0 के ले लिया और फिर इक्वल स्पेसिंग में हमने इंटीजर्स को प्लॉट कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1/2 कहाँ पे होगा, तो 1/2 इसके मिड पे होगा, ठीक है ना, ये 1/2 इसके मिड पे होगा। बात समझ रहे हैं। इसी से अगर अब जैसे कि ग्राफ में आप नोटिस करो, ये जो ग्राफ है, अगर मैंने इस पोजीशन को, ये जो ऑरिजिन है, इस पोजीशन को मैंने 0 ले लिया, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी, ये पोजीशन 2 कहलाएगी, ये पोजीशन 3 कहलाएगी। बात समझ रहे हैं। और 0 और 1 के बीच में यहाँ पे आप देखोगे आपके जो ग्राफ पेपर में 10 लाइन्स होती हैं, 10 लाइन्स, यानी ईच लाइन क्या हो जाएगा, 1/10 2/10 3/10 4/10 ऐसे चलता चला जाएगा। जैसे हमने किया था ना, रैशनल नंबर को प्लॉट किया था हमने, वैसे ही करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, अब आपको और कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बस इतना से कह रहा हूँ, ये जो आपने हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाई है ना, इसके साथ साथ एक वर्टिकल नंबर लाइन ही बना लो, ठीक है ना। वर्टिकल नंबर लाइन भी इसके साथ साथ एक बना लो। तो हम वर्टिकल नंबर लाइन ही बना लेते हैं। सपोज करो हमने ये एक वर्टिकल नंबर लाइन बना ली, ठीक है। अब ये वर्टिकल नंबर लाइन जो बनी ना, इसके अंदर भी सेम चीज करो। या तो वर्टिकल जो लाइन बनाई है, इसको कैसे बना सकते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको आप इन्वर्ट कर दो। क्या करो, इन्वर्ट, यानी 90 डिग्री से रोटेट कर दो। क्या करो, 90 डिग्री से रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 90 डिग्री से जैसे ही रोटेट करोगे ना, तो आपको मालूम है कैसे नजर आएगा सिस्टम। ये अगेन ये 0 तो 0 ही रहेगा, 0 के अक्रॉस रोटेट किया है ना, 0 0 रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव मार्क हो जाएगा, 0 1 2 3 4, और नीचे -1 -2 -3 -4 ऐसे। बात समझ रहे हैं। तो ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। अभी मैंने क्या बोला था कि 2 डायमेंशनल स्पेस को यानी कार्टेशियन स्पेस को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, कि यहाँ पर डेफिनेशन नोट करो, ये डेफिनेशन है कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, एक वर्टिकल एक्सिस होगी। तो ये हमने दोनों बना लिए। ये हमारे पास एक ये आ गई है, हमारे पास आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गई है, और ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस आ गई है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को अगर आप इंटरसेक्ट करोगे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, 0 पे ही होंगे। या फिर मैं बोलूँ कि हम जब इंटरसेक्ट करेंगे तो जो पॉइंट मिलेगा हमें वो ऑरिजिन मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये आपको इस तरह से आपको नज़र आने लग जाएगा, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, और फिर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलते, इक्वल स्पेसिंग चल रही है। फिर ये 1 2 3 4 5 6, और फिर नीचे भी क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब देख लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है। एक्चुअली में ये दो नंबर लाइन थी, एक्चुअली में एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन थी और एक वर्टिकल नंबर लाइन थी, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हमने नाम दिया एक्स एक्सिस, वर्टिकल नंबर लाइन को हमने नाम दिया वाई एक्सिस। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट के नाम जो कि 0 पोजीशन हमें बताता है, ये हमने ऑरिजिन नाम दिया है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे ये हमें कार्टेशियन सिस्टम का हमें कोऑर्डिनेट, अब ये मिल जाएंगे हमें कोऑर्डिनेट्स। अब हम बात करेंगे किसकी, कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। अच्छा, पहले कोऑर्डिनेट से ही पहले हम पहले कोऑर्डिनेट्स पढ़ लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स आज हम कोऑर्डिनेट्स की पढ़ने, कोऑर्डिनेट्स हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो अब ये सारी जो डेफिनेशन है ये आप लिख लीजिएगा। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज ऑल्सो नोन एज वाई एक्सिस। मैं डिफाइन कर चुका हूँ अच्छे से इसको। द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ऑरिजिन, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से। ओ ये इंग्लिश लेटर ओ है, 0 नहीं है, इंग्लिश लेटर ओ,
ठीक है ना। एक्चुअली में न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी है, 0, लेकिन जब आप इसको ओरिजिन को रिप्रेजेंट करोगे तो 0 को ऐसे लिखा जाता है मैथमेटिक्स में और ओ को ऐसे लिखा जाता है। तो ओ जो है ना ये है आपका ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन ओ है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब ये जो हमने एक्सिस नाम बनाई है इसका नाम भी दे देते हैं। तो इस एक्स एक्सिस को हमने कहाँ तक चली गई है, मान लेते हैं कि ये अगर पोजीशन ओ है, ठीक है, तो ये पोजीशन इसको हम मान देते हैं एक्स और इसको नाम लेते हैं वाई। तो आपके पास ओ एक्स क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस, और ओ वाई पोजीशन क्या कहलाएगी, वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये ओ एक्स और ओ वाई, वैसे ओ वाई ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, वाई जो है ऊपर भी है नीचे भी है ना, वाई एक्सिस तो ऐसा डिफाइंड ही है। तो ये ओ एक्स एंड ओ वाई आर टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव नंबर लाइज इन द राइट एंड अपवर्ड डायरेक्शन। यानी देखो ओ एक्स के अंदर पॉजिटिव नंबर्स लाई करेंगे और ओ वाई के अंदर भी पॉजिटिव नंबर लाई करेंगे। दिख रहा है आपको, देखो ओ एक्स के अंदर मैंने सारे पॉजिटिव नंबर मार्क किए हैं। स्टार्ट से करो, डिफाइनिंग जो हमने किया था उसके स्टार्ट से ही करना है। ओ एक्स के अंदर हमने सारे पॉजिटिव नंबर मार्क किए हैं, इजी गोइंग में सारे पॉजिटिव नंबर मार्क किए हैं, बात समझ रहे हैं। और इसी तरह ओ वाई के अंदर आप नोटिस करें, ओ वाई के अंदर भी मैंने सारे पॉजिटिव नंबर ही मार्क किए हैं, ओ वाई के अंदर भी मैंने सारे पॉजिटिव नंबर ही मार्क किए हैं। तो यही वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर भी, यहाँ पे ये जो थ्योरी लिखवा रहा है कि ओ एक्स एंड ओ वाई कंटेन पॉजिटिव डायरेक्शन। इसी तरह जो डाउनवर्ड डायरेक्शन या राइट लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन है, यानी इसको आप मार्क कर लें ओ एक्स डैश, ठीक है, और इसको मार्क कर लें ओ वाई डैश। तो ओ वाई डैश ओ एक्स डैश में सारे ये भी एक्स एक्सिस कहलाएगी, लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, नेगेटिव, ठीक है। और ओ वाई डैश क्या कहलाएगी, ये भी नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या मार्क किया है, नेगेटिव। अब देखो जैसे जैसे हमने चैप्टर को पढ़ाया है चीज़ों को और डिफाइन करते चले जा रहे हैं, नई नई टर्मिनोलॉजी लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, आप नोटिस करोगे हमारे पास यहाँ पे जो, अगर आप सिस्टम में आप देखने जाओगे तो अगर मैं एक और ग्राफ आपके लिए बनाऊँ, यहाँ पे सपोज करो कि ये ग्राफ है, ठीक है, तो ये जो है आपका ये कहलाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है ना, ये आपका ओरिजिन है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन से ऊपर की तरफ ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, फिर ओरिजिन से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ये आपका ये वाली एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टली ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको ऐसे ही याद रखना है स्टूडेंट। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपके दिमाग में फ़ौरन क्या आ जाना चाहिए, ये वाला पार्ट आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि ये हमारा सर इसकी बात कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, ठीक है ना। ये पूरी लाइन को क्या बता रहे हैं सर, पॉजिटिव एक्सिस। अगर मैं आपसे बोलूँ कि नेगेटिव वाई एक्सिस, तो जैसे ही मैंने नेगेटिव वाई एक्सिस बोला तो आपके दिमाग में आ जाने से सर इसकी बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर मैं आपसे बोलूँ कि नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, मैं बोलूँ नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस सर बोलेंगे सर ये वाली पार्ट की बात कर रहे हैं एक्चुअली में, ये पूरी लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं आपसे बोलूँ कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस का दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए कि इस बात की बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ये ठीक है, क्लियर हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कौन सी एक्सिस हम पॉजिटिव ले रहे हैं, कौन सी एक्सिस हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है ना। एक्स पॉजिटिव एक्सिस का क्या मतलब होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस का क्या मतलब होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें हमने वेल डिफाइन कर ली है। अब आ जाते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऐसे सिस्टम के अंदर आप नोटिस करें कि ये जो हमारा सिस्टम था, है ना, ये सपोज करो कि एक ग्राफ ले लेते हैं, ये ग्राफ है सपोज, है ना, और इसको हमने नाम दे दिया है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन। अब तो सब क्लियर हो गया, ओरिजिन। अब आप नोटिस करें कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अभी मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि ये वाला पार्ट जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला पार्ट ऊपर जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये वाला पार्ट नीचे जो है नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है ना। इसमें अभी इसको आपको पता है, मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन हम जो अभी बात करने वाले हैं, आप नोटिस करोगे कि ये जो एक्सिस है अगर ये इंटरसेक्ट करती है ऑरिजिन में, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है पूरे 2 डायमेंशनल स्पेस को, है ना।
these two axes, these two x and y axis, x and y axis is actually dividing the whole two dimension space, is actually dividing the whole two dimensional space, the whole two dimensional space into four parts, into four parts, that is called quadrants, that is called quadrants. ये quadrants की डेफिनेशन अब डिफाइन करने जा रहे हैं, नया टर्म आया quadrant. नोटिस करिए कि ये जो चार, ये जो एक्सिस है, अगर आप देखोगे तो एक्सिस में तो एक्चुअली में अगर आप निटी गिटी पे जाओगे तो ये चार एक्सिस है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक नेगेटिव वाई एक्सिस. तो बेसिकली इस पूरे स्पेस को, जो आपको स्क्रीन पे जो स्पेस नजर आ रहा है, इस पूरे स्पेस को इस एक्सिस और वाई एक्सिस ने कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया, चार पार्ट्स में. एक पार्ट ये है जो एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में आ रहा है. कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में जो पार्ट आ रहा है, ये एक पार्ट हो गया. ठीक है. फिर दूसरा पार्ट कौन सा है? जो पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में आ रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में आ रहा है, ये दूसरा पार्ट हो गया. और तीसरा पार्ट कौन सा हो गया? जो नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में आ रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में आ रहा है. और इसके बाद चौथा पार्ट कौन सा हो गया? चौथा पार्ट ये हो गया कि जो नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में आ रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में आ रहा है. अब हमने जो ग्रोथ रखी है स्टूडेंट, जो ग्रोथ रखी है यानी जो हमने मूवमेंट किया है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया है ना, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज हम मूव किया है. और फिर मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में जो क्वाड्रेंट आ रहा है, जो पार्ट आ रहा है, उसको हमने नाम दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये नाम क्या दिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट. कैसे लिखेंगे इसका नंबरिंग? रोमन में लिखेंगे. नंबर कैसे लिखेंगे? हमेशा याद रखना रोमन पे. ठीक है ना. इसके बाद हमने जो पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में जो पार्ट आ रहा था, उसका नाम दिया हमने एंटी क्लॉकवाइज गए तो इस क्वाड्रेंट में आ गए, यानी इस पार्ट में आ गए, इसका नाम दिया सेकेंड क्वाड्रेंट. इसके बाद अब नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच में जो पार्ट आ रहा है उसका नाम हमने दिया थर्ड क्वाड्रेंट. और जो लास्ट पार्ट है, जो नेगेटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में जो पार्ट आ रहा है उसका नाम दिया हमने फोर्थ क्वाड्रेंट. तो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर नहीं पाया. तो दीज टू एक्स एंड वाई एक्सिस एक्चुअली डिवाइडिंग द होल टू डायमेंशन स्पेस इनटू फोर पार्ट्स. ठीक है ना. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स. तो आप भी कह सकते हो ये क्या लिखा है सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है. ये क्या लिखा हुआ है सर? ये सेकंड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है. ये क्या लिखा हुआ है सर? ये थर्ड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है. और ये क्या लिखा हुआ है सर? ये फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन होती है क्वाड्रेंट की. तो यहीं तक हम आज इसको करते हैं. देखिए यहाँ पे, अब देखिए, द कार्टेशियन प्लेस इज डिवाइडिंग इनटू फोर क्वाड्रेंट नेम एज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ओ एक्स. यानी ओ एक्स से आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे. देखो ये डायरेक्शन दिखा रखा है इन्होंने, एंटी क्लॉकवाइज. तो आपको पहला क्वाड्रेंट 1 मिल जाएगा, पहला पार्ट. दूसरा क्वाड्रेंट 2 मिल जाएगा, तीसरा क्वाड्रेंट 3 एंड चौथा क्वाड्रेंट 4. तो ये जितना भी आज मैंने पढ़ा है स्टूडेंट, होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट को ये पहले से ही पता होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम इसको पढ़ के आते हैं क्लास 8 के अंदर. ठीक है ना. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा पार्ट तो हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ ही है एनसीईआरटी के अंदर, क्लास 8 के अंदर. हो सकता है कि सारे ही बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आई फील सो, कि आज का लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग हुआ होगा. भले ही आपको ये पता हो सारी चीज़ें कि कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस किसे कैसे हैं, वाई एक्सिस कैसे किसे कहते हैं, लेकिन जो मैंने आज इस वे में आपको समझाया है, हो सकता है कि रिलेटिवली ये न्यू वे हो कि कैसे मैंने चीज़ों को डिफाइन किया, कैसे मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को डिफाइन किया, कैसे मैंने वर्टिकल एक्सिस को डिफाइन किया. तो मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं ये बोल देता ये तो आपको पता ही होगा, एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ये होती है, इसके अंदर ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं. मेरा पर्पस ये नहीं था. मैं चाहता तो ये भी करके चैप्टर को आगे बढ़ा देता, लेकिन मैं चाहता था कि अगर जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, वो अगर है ऐसा कोई स्टूडेंट भी है
तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर को समझने के लिए एज सच, होपफुली। लेकिन फिर भी अगर ऐसा मुझे लगता नहीं है कि किसी को आज के लेक्चर में दिक्कत होगी, आप जो भी मैंने चीज़ें लिखवाई हैं समझाई हैं उसको नोट्स के अंदर नोट डाउन कर लेना, और कोई दिक्कत हो, अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कॉल मी, है ना, ऐसा कोई दिक्कत मत रखना, लेकिन फिर भी अगर है तो मुझे कॉल करिए, आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। लेकिन आज का लेक्चर रिलेटिवली मैं बताऊँ कि बहुत ईजी चैप्टर है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत क्विकली चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज पहला लेक्चर था तो मैंने चीज़ों को मैंने सोचा कि स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, कोई विदाउट एनी, मैं ये मान के ना चलूँ कि आपको कुछ भी आता है, मैं ये मान के चलूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर रिलेटेड, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को ही पहले से चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी उनके लिए भी एक थोड़ा सा नयापन आया होगा इस चैप्टर के अंदर। दैट्स माई एफर्ट, ये मेरी कोशिश थी कि आपको ये चैप्टर बोर ना लगे, जो भी आपको आता है उसमें भी कुछ नया सीखने को मिल जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।